साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने मोस्ट अवेटेड टॉपिक एंजाइम्स को स्टार्ट कर दिया है और पहले पार्ट में काफ़ी डिटेल में चर्चा करते हुए एंजाइम्स की जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी, उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी वो आपको कन्वे कर दिया गया है और आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम आगे लेवल पे चलेंगे और थोड़ा-सा आप डिटेल में लेवल्स बढ़ता जाएगा, तो बहुत ही धैर्य के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 लेक्चर्स में मैं आपका एंजाइम्स जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं कवर कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आज हम जो इस टॉपिक को देखने वाले हैं वो है आपका यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अब आप कहेंगे कि सर इसकी पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे कि आप कभी भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप बात करते हैं या आप वर्क, एनर्जी, पावर किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हैं तो आप क्या होता है कि आप उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एनर्जी को मेंशन करना चाहते हैं तो उसको जूल से स्पष्ट करते हैं कि इतने जूल एनर्जी खर्च हुई या इतने किलो जूल हुई। इसी तरीके से अगर हम पावर के रिगार्डिंग बात करें, तो हम उसकी यूनिट जो होती है वो वॉट होती है, ठीक है? तो कुल मिला के इस तरीके की ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है कि जब हम किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो उसी क्रम में हम जब एंजाइम्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी हम किसकी एक्टिविटी ही को मेज़र करने के लिए या रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमको एक कोई यूनिट चाहिए होगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो एंजाइम्स यूनिट के लिए बात की जाती है, तो उसमें क्या कहा गया है, इसको समझिएगा कि जो आपका एंजाइम यूनिट होता है इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं इज दैट अमाउंट ऑफ द वन अमाउंट ऑफ द एंजाइम दैट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ 1 माइक्रोमोल ऑफ ए सबस्ट्रेट पर मिनट। यानी कि आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन जो भी होगी उस कंडीशन में जो भी आपका एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के 1 माइक्रोमोल, याद रखिएगा 1 माइक्रोमोल को पर मिनट जितना वो उसको कैटलाइज़ करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम यूनिट कहते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री डेवलप हुआ, उसने यहाँ पे कुछ कमियाँ निकाली और वो कमी क्या थी कि यहाँ पर जो एंजाइम्स की यूनिट में चूँकि हम मिनट्स की चर्चा कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड जब स्टैंडर्ड आप देखेंगे जहाँ पे हम स्टैंडर्ड किसी भी चीज़ का एसआई यूनिट वगैरह देखते हैं, वहाँ पर जो आपका टाइम का यूनिट होता है, यहाँ पे समझिएगा इस बात को, टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो यानी कि जब आईयूबी की गठन हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, तो उसने क्या किया, इसमें यहाँ पे कुछ खामियाँ थी, उसको दुरुस्त किया 1964 में और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, कटल को बताया कि जो आपका कैटल होगा वो आपका यूनिट होगा और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मिनट जो है वो आपका क्या है, आपका एसआई यूनिट नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और 1 कैट जो होता है वो अमाउंट होता है एंजाइम दैट कैटलाइज़ 1 मोल ऑफ ए सबस्ट्रेट पर सेकंड। यहाँ पर सेकंड की स्टोरी आ जाती है कि जो आपका एंजाइम है वो 1 मोल ऑफ द सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 कैट बोलेंगे। तो 1 कैट जो होता है ये आपका 60 कह सकते हैं इंटू 10 की पावर 6 एंजाइम यूनिट के बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। हालाँकि इसी संदर्भ में जो आपकी मेन स्टोरी और आती है, वहाँ पे हम जो देखते हैं वो हम स्पेसिफिक एक्टिविटी देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए जो एक दूसरी मेथड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक यूनिट बोलते हैं या स्पेसिफिक एक्टिविटी बोलते हैं और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मान के चलिए एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन्स आते हैं। अभी हम उसके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसको समझिएगा, यहाँ पर क्या बताया गया है कि इट इज़ डिफाइंड एज़ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट जो कि फॉर्म्ड हो रहे हैं एंजाइम से इन एन गिवन अमाउंट ऑफ द टाइम। हालाँकि यहाँ पे मिनट में बात की जाती है, अंडर गिवन कंडीशन पर मिलीग्राम ऑफ द प्रोटीन। ये याद रखिएगा कि जो आपका प्रोटीन होगा, जो आपका स्पेसिफिक आपकी जिसके रिगार्डिंग आप चर्चा करेंगे, जिसके रिगार्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे, वो आपका मिलीग्राम में होना चाहिए, ठीक है? तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है? मेजरमेंट ऑफ एंजाइम प्योरिटी इन द मिक्सचर, यानी कि जो आपका मिक्सचर है उसमें एंजाइम की प्योरिटी अगर आपको बतानी है तो आप किस फॉर्मूले से बताएंगे? आप स्पेसिफिक एक्टिविटी से बताएंगे। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है, इसी के बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चंस लगने वाले हैं। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम होगा और डिवाइड करेंगे हम टोटल प्रोटीन से। और ये जो प्रोटीन होगा, याद रखिएगा कि ये जो प्रोटीन आपका निकल कर आएगा ये आपका मिलीग्राम में होना चाहिए, एमजी में होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? राइट? अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि आपका ये जो 2 क्वेश्चन्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं जो कि ये आपका डीबीटी जेआरएफ 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है ये आपका डीबीटी जेआरएफ 2019 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप 2017 का क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम दिया गया है, टोटल वॉल्यूम दिया गया है, इसका कोई लेना-देना नहीं है।
इज़ 2.34 माइक्रोमोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर मिनट। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। द टोटल प्रोटीन कंटेंट जो है वो आपको एमजी में दिया गया है, ये भी अच्छी बात है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको बताना है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी का जो आपका फ़ॉर्मूला होता है, आपको सिंपली क्या लगाना है बताइए? स्पेसिफिक एक्टिविटी जब भी आप लगाएँगे, तो आपको क्या लगाना होगा? आपको एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम लगाना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम यानी कि आपका 2.34 आ जाएगा और डिवाइड कर देना है 0.8 से। तो जब आप इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आपकी 2.93 निकल कर आएगी, जो कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 8 का पहला ऑप्शन आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन 2019 में डीबीटी ने थोड़ा-सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड किया क्वेश्चंस को, ठीक है? और यहाँ पे समझिएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे लगेगा। यहाँ पर कह रहा है कि 1 माइक्रोग्राम आपका प्योर एंजाइम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दे दिया है, ये सब कहानी बनाया गया है। याद रखिएगा जब भी आपसे स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछा जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन सब का कोई लेना-देना नहीं होता है, ठीक है? जो कि कैटालाइज़ कर रहा है रिएक्शन को, जिसका रिएक्शन रेट जो है वो 0.50 मोल्स पर मिनट है अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। तो आपको क्या बतानी है? स्पेसिफिक एक्टिविटी बतानी है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी जब आपको बतानी है, तो एंजाइम की एक्टिविटी आपको 0.50 दे दिया गया है, माइक्रोमोल्स में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी दी गई है, ये आपको 1 माइक्रोग्राम में दिया गया है बच्चों। लेकिन हमें ये क्या चाहिए? हमको ये मिलीग्राम में चाहिए। तो जब माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि आपको 1000 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.50 हो जाएगा और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं 0.50 इंटू इसको हम 1000 लिख देते हैं। यहाँ से अगर मैं पॉइंट को हटाऊँगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दूँगा। 2 जीरो मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका 500 आ जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन में रखा हुआ है। तो 150 का सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि जो आपकी एंजाइम्स की मात्रा होनी चाहिए, वो आपका मिलीग्राम में होना चाहिए। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी हमने समझ लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगा और जो आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी होगा, वो आपका मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट में होगा। अब वो माइक्रोमोल्स मोस्टली प्रेफ़र किया जाता है या तो उससे आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आपको जो एंजाइम्स की एक्टिविटी ध्यान रखनी है कि जो आपका प्रोटीन का कंटेंट होना चाहिए, वो आपका मिलीग्राम में होना चाहिए, यानी कि वो आपका एमजी में होना चाहिए। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक को अभी कवर किया, उसके साथ उसके मैंने क्वेश्चंस को आपको दिखा दिए डीबीटी, जेआरएफ के। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखने वाले हैं कि एंजाइम्स या कैटालिस्ट कैसे अपने कार्य को करते हैं। तो एंजाइम्स, जैसा कि मैं बार-बार अभी इसकी प्रॉपर्टी में भी हमने चर्चा किया था, एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? लोअर द एनर्जी बैरियर बट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो के इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल उस इक्विलिब्रियम को जल्दी ला देते हैं, जिसके लिए हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से समझा था। अब यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन। तो यहाँ पर आप इस लाइन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। एक-एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंजाइम मैकेनिज्म, यू शुड कंसीडर 2 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, आपको पता होना चाहिए। दीज़ आर द फ्री एनर्जी डिफरेंसेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डेल्टा जी जो होता है ये आपका फ्री एनर्जी होता है। जब भी आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपने डेल्टा जी और डेल्टा एस पढ़ा होगा। तो दुनियादारी तो आप देख लीजिएगा, ये आपका एस जो होता है ये आपका एंट्रोपी वगैरह के लिए होता है, डेल्टा जी जो होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ठीक है? बस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, हालाँकि ये चार्ट आपको आसानी के साथ मिल जाएगा, किसी भी आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर आपको करानी है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और डेल्टा एस जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? अब मैं वापस से इस टॉपिक पे आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ आपको देखनी है। डेल्टा जी जो होता है वो आपका बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट के बीच में आपका फ्री एनर्जी है एंड द एनर्जी नीडेड टू इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। द पहली एनर्जी जो होती है, जो आपका डेल्टा जी होता है, डिटरमाइन करता है वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डेल्टा जी आपको ये बताता है कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जबकि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो आपका डिटरमाइन करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एंजाइम अफेक्ट करते हैं एनर्जी को, जो विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो उस स्थिति को प्रभावित करते हैं या उस फैक्टर को प्रभावित करते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करने वाला है। एंजाइम
भाई कैन नॉट चेंज द लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ऑब्वियस सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स का नियम जो कहा गया है वो एंजाइम्स के बस की बात नहीं है कि वो उसको चेंज कर देगा, तो वो उसको चेंज करने की क्षमता नहीं करते हैं। एंड देयरफॉर कैन नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन, दे स्पीड अप द अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर जब आप थर्मोडायनेमिक्स को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इतनी क्षमता नहीं रखते हैं, तो आप इक्विलिब्रियम को भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और एक चीज और मैं यहाँ पे बहुत बार बार जिक्र हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्या है? जब आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो जब हम वहाँ पे पढ़ते नहीं थे ए प्लस बी, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता था सी प्लस डी। तो जब हम के इक्विलिब्रियम निकालते थे तो यही तो करते थे, सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन। तो इसी को ही हम क्या बोलते थे? इक्विलिब्रियम बोलते थे। जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है, इसको यहाँ पे समझ लीजिए, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है वो बराबर हो जाती है जब रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन के। तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक है। थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम होगा तो थर्मोडायनेमिक्स पलट लीजिएगा, ज्यादा नहीं, केवल और केवल इंटरमीडिएट लेवल की थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में लिखा है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है? अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे इसको ग्राफ को समझते हैं, जो कि यहाँ पे क्या कहने का प्रयास किया गया है, इसको समझिएगा। ये आपका जो ग्राफ बना है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के बीच में है, प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे हम एक्टिवेशन एनर्जी को समझने वाले हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि जब अभी आप पढ़ेंगे, मैं जब आपको एंजाइम और सबस्ट्रेट के रिगार्डिंग मैं बताऊँगा कि जब ये रिएक्शन करते हैं, तो एक आपका ट्रांजिशन स्टेट आता है। मतलब ये बीच में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट का एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? जो उसकी मैकेनिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है? तो एंजाइम्स क्या करते हैं, सपोज दैट आपका ये सबस्ट्रेट है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी जो कि आपने नहीं दिया एंजाइम्स को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये काफी ऊपर चढ़कर नीचे आया है। लेकिन जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे ये दी गई है कि ये कम हो गया है जब आपने एंजाइम का इस्तेमाल किया है। तो ये क्या है, ये ग्राफ आपको कब मिला है? तो अब आप पहली बात तो आप इस चीज को समझिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। अगर मैं इसको आपको सरल शब्दों में समझाना चाहूँ तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर पे या आस-पड़ोस में बाइक खड़ी होगी, ठीक है? मोटरसाइकिल आपने देखी होगी, अब तो ख़ैर सेल्फ बटन से गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन कभी अगर गाड़ी जो है, अगर आपकी 2-4 दिन या बैटरी उसमें खत्म हो गई, या कभी आपने कोई ऐसी मोटरसाइकिल देखी हो जो किक से स्टार्ट होता है, तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या हर किक मारने से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? तो इसका जवाब जो करेक्ट आंसर होगा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक किक आप बहुत ही एक तीव्रता के साथ नहीं मारेंगे, ठीक है? तीव्रता का मतलब है कि जब तक आप उसमें बहुत ही तेज़ फ़ोर्स के साथ जब तक आप किक नहीं मारेंगे, तब तक गाड़ी जो होगी वो आपकी स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि उस गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, जो उसका एक कह सकते हैं कि ये थ्रेशोल्ड लेवल है। जब तक आप उस लेवल तक, बैरियर तक नहीं आएँगे, तब तक वो एनर्जी क्या होगी, आपकी नहीं स्टार्ट होगी, आपकी बाइक जो होगी वो नहीं स्टार्ट होगी। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो इसी, समझ लीजिए कि जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको कम कर देते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको किसी बाइक को इस्तेमाल करने के लिए आपको 10 किलो जूल की एनर्जी देनी चाहिए थी, लेकिन जब ये एंजाइम मौजूद रहेगा तो वो क्या कर देगा, इस 10 किलो जूल को, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको मान लीजिए 5 किलो जूल कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको मतलब क्या होगा कि ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपकी कम हो गई और आपका कम में ही काम चल गया। समझ रहे हैं? तो एंजाइम्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जो इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ आप हमेशा याद रखिएगा। बाकी एक ग्राफ मैंने और लगा दिया है जो कि आपका फ्री एनर्जी और टाइम कोर्स के बीच में है। ये आप देख सकते हैं, अनकैटालिसिस ग्राफ का ऐसे दिया गया है, ऊपर से उठकर गया है, और जो कैटालाइज्ड हुआ है वो नीचे से गया हुआ है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर इस तरीके का ग्राफ एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा तो जो आपका हायर ग्राफ होगा वो आपका अनकैटालाइज्ड होगा, और जिसमें आपको कैटालिसिस किया होगा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो आपको कम दी होगी। बाकी डेल्टा जी ये होता है, और इसके अलावा डेल्टा जी यानी कि थर्मोडायनामिक्स को प्रभावित करने की क्षमता एंजाइम नहीं रखता है। तो देयर इज़ द नो डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी बिटवीन कैटालाइज्ड एंड द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है? इसके अलावा अनकैटालाइज्ड रिएक्शन हैज़ ए ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी दैन दैट इज़ अ
कैटालाइज़ रिएक्शन, तो वो बात आपको समझ में आ गई। बाकी जब आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो डेल्टा जी भी आपका 2 तरीके का होता है, एक आपका डेल्टा जी होता है, एक आपका डेल्टा जी नॉट होता है। तो डेल्टा जी नॉट जो होता है ये आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होता है, जो कि किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होगा। बाकी डेल्टा जी के रिगार्डिंग कभी चीज़ें वेरिएशन आती है, बट ओवरऑल जो पूरी स्टोरी है वो यहाँ पे सारांश आपको केवल इतना याद रखना है कि डेल्टा जी चेंज नहीं होता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे कम ज़्यादा होती है एंजाइम्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के बीच में। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, डीबीटी जेआरएफ 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी लेक्चर, कोई भी एक स्लाइड भी मैं यहाँ पे फर्जी नहीं लगाया हूँ, जो आपके काम का है, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर सिद्ध होंगे, उन्हीं बातों पे, बिंदुओं पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि अब कितनी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंजाइम्स है या आपका कैटालिस्ट है, तो ये क्या करते हैं? तो एंजाइम्स या कैटालिस्ट क्या करते हैं, जो कि आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाएगा। रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्री एनर्जी चेंज को प्रभावित नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया गया था। रिड्यूस द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, इंक्रीज द फ्री एनर्जी चेंज, ये आपका नहीं होगा। केवल और केवल एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, वो कम करते हैं, और हीट ऑफ द रिएक्शन से भी आपको कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू, वाइवा, हर जगह आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके की पूरी भूमिका मैंने आपको बता दी है, ठीक है? और बस मेरा सजेशन आपके लिए केवल इतना रहेगा कि कोशिश करिएगा कि लिटिल बिट थर्मोडायनामिक्स पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे आपको डेल्टा जी, के इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? तो यहाँ पर अभी हमने 2 पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ा है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम माइकलिस मेंटन इक्वेशंस की तरफ आएँगे, ठीक है? तो कुछ पार्ट्स इसको और कवर करेंगे ताकि बहुत लेंदी ना हो, ठीक है? और आपको भी पढ़ने में आसानी रहे, तो यहाँ पे आज हमने 2 स्पेसिफिक टॉपिक को समझ लिया है, और वापस से हम इसको रिकॉल करा देते हैं कि क्या चीज़ आज हमने सीखी है। तो जैसा कि आज हमने 2 टॉपिक्स को समझा है, समेट कर जा रहे हैं, उसमें एक आपका एंजाइम्स की एक्टिविटी है, जिसको आपको याद रखना है। एक आपकी जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो 1 कैट होती है, जो कि आपका 60 इंटू 10 की पावर 6 एंजाइम यूनिट होती है। किस तरीके से यहाँ पे कहानी आई उसको भी आपको याद रखना होगा। 1 कैट वाले स्टोरी में आपका सेकंड होता है, बाकी वाले में आपका मिनट होता है। स्पेसिफिक एक्टिविटी में आपको मैंने बताया कि जो एंजाइम की प्योरिटी को डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया। एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम होगा, जो कि आपका मोल्स वगैरह में होगा, और इसके अलावा जो टोटल प्रोटीन होगा वो हमेशा आपको मिलीग्राम में रखना होगा। ठीक है? तो डीबीटी जेआरएफ में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। 2017 के क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन 2019 में डीबीटी वाले होशियार हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको एक वैल्यू माइक्रोग्राम में दी थी, तो माइक्रोग्राम को भी हमने क्या किया, मिली में कन्वर्ट किया, जिसको हमने कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू आपकी 500 निकल कर चली आई। और आगे से स्पेसिफिक एक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा तो वो हम उसको सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं, तो पहली बात तो के इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करते हैं। उसी तरीके से थर्मोडायनामिक्स, जो कि आपका समझ सकते हैं ना भाई, इतना थर्मोडायनामिक्स का नियम दिया गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनकी इतनी हिम्मत है कि थर्मोडायनामिक्स को चैलेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी यानी कि आपका डेल्टा जी या उसको प्रभावित नहीं करते हैं, केवल और केवल एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बाकी बहुत गहराई में जाएँगे तो उसमें 2 टर्म आपके और होते हैं, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड डेल्टा जी जो होता है, जो कि आपके स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होता है, इसको तो चेंज करने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। डेल्टा जी के रिगार्डिंग थोड़ी-सी ब्रॉड लेवल पर आप जाएँगे, थोड़े से वेरिएशंस आपको मिलेंगे, बट उसको अभी हम नहीं ज़्यादा वो करेंगे हाइलाइट। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, कोई क्वेश्चंस अगर इस तरीके का ग्राफ हमसे बना के पूछ लिया, कहा कि बताओ कौन सा एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, तो इसको हम आसानी के साथ पहचान लेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को देखा जो कि डीबीटी जेआरएफ 2019 में पूछा गया, और डेल्टा जी जो होता है, सर ने अलग से बता दिया कि डेल्टा जी जो आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, मतलब जो रिएक्शन स्वतः हो जाती है, उसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो आपकी निगेटिव होती है, और डेल्टा एस जो होती है वो पॉजिटिव होती है। बाकी सर ने हमको ये भी कहा है कि थोड़ा-सा थर्मोडायनामिक्स जाके किताब खोल के हम पढ़ लेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आशा है कि अब चीज़ें आपको काफ़ी समझ में आने लगी होंगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? और जो चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
बाकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती है तो उसको हमारे लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल तक पहुँचाइए, ताकि अभी भी 1 महीने का समय है, हम उसका निवारण कर सकें, ठीक है? बाकी कम्युनिकेशन करिए, शर्माइए नहीं, किसी भी तरीके का मतलब संकोच मत रखिए अपने ज़हन में, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही करीब है और बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं, जो ऑलरेडी नए बच्चे जॉइन किए गए हैं। हर क्वेश्चन्स का समझ लीजिए मोर और लेस जितने यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका उनका पोस्टमार्टम तक कर दिया गया है। इस पूरे जब आप वीडियोज़ में देखेंगे क्वेश्चन्स के रिगार्डिंग कि कौन-सा ऑप्शन क्यों नहीं है, क्यों नहीं या कब वो ऑप्शन हो सकता था, तो वो सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर किया है। बाकी यहाँ पे आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएँगे, तो ये आपको वीडियो देखने को मिल जाएँगे। डीबीटी जेआरएफ 2023 का आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ये फर्दर के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।